स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 की एनसीईआरटी और जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 है, ठीक है। और पिछला लेसन हमने उसमें डिस्कस किया जो हमारे आसपास के बाज़ार होते हैं, ठीक है, मार्केट के बारे में हमने जो है डिटेल से उसमें फ्रेंड्स डिस्कशन किया था। और आज जो फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे वो अध्याय हमारा 8 होगा और उसमें जो है हम बाज़ार में एक कमीज, ठीक है, यानी एक कमीज की स्टोरी हम जो है इस लेसन में जानेंगे और इस क्वेश्चन का हम जो है आंसर निकालने का प्रयत्न करेंगे। किसका कि पिछले लेसन में जो मैंने आपको बताया था क्या कि कोई भी वस्तु जब बनती है, ठीक है, किसी भी वस्तु का जब वो मैन्युफैक्चर होती है तो मैन्युफैक्चर में बहुत से जो है उसमें बहुत से चरणों से जो वो गुजरती है, ठीक है, यानी उत्पादक से लेकर के जब वो कस्टमर तक पहुंचती है तो बहुत से उसमें जो है हमें फेजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या सभी चरणों में समान जो है लाभ लोगों को मिलता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का भी आज जो है हम हल निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये कमीज है और बाज़ार में एक कमीज़ के माध्यम से एक स्टोरी है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके माध्यम से देखो क्या कह रहा है, आप जो है ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है, देखो ये कहता है कि यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। यानी क्या कि कपास के उत्पादन से ये कहानी हमारी स्टार्ट होगी, कपास की खेती से, ठीक है, कपास की खेती से हमारी ये कहानी स्टार्ट होती है और कमीज जब बन के बिक जाता है तो ये कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है। कैसे? हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वालों से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, ये हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। यानी पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इस लेसन में हम इस बात का जो है डिस्कशन करेंगे कि जब कोई भी वस्तु बनती है, ठीक है, तो उस वस्तु के बनने से सभी को क्या बराबर लाभ होता है या नहीं होता, ठीक है। सभी चरणों में सभी को क्या बराबर लाभ होता है या कोई किसी को ज़्यादा लाभ होता है या किसी को जो है कम प्रॉफिट होता है। तो इसके बारे में हम जो है आज जांच पड़ताल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, कपास से स्टार्ट कर रहे हैं कि कुरनूल में कपास उत्पादन उगाने वाली एक किसान, यानी कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान है, महिला है। और क्या कहता है, देखो स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है, ठीक है। कपास के पौधों पर आई डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। यानी कपास की खेती है मित्रों, ठीक है। और कपास के लिए आप जानते होंगे कि काली जो मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है बॉल्स बनती है, ठीक है। कपास अगर आपने कहीं देखा हो तो कपास में जो मित्रों एक फूल ऐसे आता है, ठीक है, एक गोला सा बॉल बनती है और उस बॉल में जो कपास बनता है, ठीक है, जैसे ही वो मित्रों पकती है तो वो जो है एक फूल के आकार में खुलती है, ठीक है। यानी ऐसी होती है और वो जो जैसे पकने लग जाती है, ठीक है, तो वह फूल के आकार में खुलता है, ठीक है। और कपास के जो यानी कपास जो होती है ना मित्रों वो बाहर निकल आती है। तो जो जितने भी जो वर्कर होते हैं, ठीक है, तो हाथ से जो है यहाँ से कपास वो खींच लेते हैं और उसमें जो है उसे फूल जो यानी एक फूल होता है पूरा, ठीक है, एक बॉल होती है पूरी, उसके अंदर से हमने कपास निकाल ली तो वो खाली लटकता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कपास की खेती होती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे क्या कि कपास के जो डोडे हैं ना तो उनमें से जो है एक साथ कपास नहीं निकलती, सही है। यानी कुछ कपास जल्दी पकती है, कुछ धीरे धीरे पकती है ना, तो उस कारण से जो है कपास जो है धीरे धीरे उसमें पकती रहती है और जो है उसमें से जो है कपास निकलती रहती है। तो कई दिन का इसमें जो है समय लग जाता है। और नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि रुई एकत्र हो जाने के बाद ये कहता है कि रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपनी पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। यानी वो क्या करती है कि मार्केट में नहीं ले जाती है उस कपास को सेल करने के लिए, बल्कि क्या करती है कि स्थानीय व्यापारी है उसको वो बेचती है, उसके पास ले जाती है। फसल की बोनी
शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये का कर्जा लिया। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। क्या? कि उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। यानी मित्रों वही क्या कि यहाँ पे जो है उसने फिक्स कर लिया। उस यानी स्वप्ना किसान है तो खाद बीज कीटनाशक खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या किया कि महाजन कौन? जो बड़े व्यापारी हैं, उसने क्या किया, उससे जो है पैसा उधार लिया। और उस व्यापारी ने जो है किस शर्त पर उसको पैसा उधार दिया कि भैया कि बहन आपकी जो फसल है कपास की, जब भी पकेगी तो पूरी कपास जो है आप मेरे को ही बेचोगी, तभी मैं आपको जो है कर्जा दूंगी, यानी कर्जा दूंगा। तो इस शर्त पर जो उसने उसे स्वप्ना को कर्जा दिया। और क्या कहता है कि कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत नहीं, जो बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चे की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, और यही यहाँ पे स्वप्ना ने भी किया है। क्लियर है? तो क्या कहता है देखो, व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। रुपये 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण और ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए, यानी 3000 रुपये का उसने कर्जा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका 3000 रुपये का ब्याज बन गया। तो उसने क्या किया कि 6000 रुपये की कपास बनी थी, तो उसने 3000 रुपये ब्याज के काट लिए स्वप्ना को, और स्वप्ना को उसने 3000 रुपये ही दिए हैं। अब देखो क्या कहता है कि स्वप्ना कह रही है केवल रुपये 3000 ही दोगे। व्यापारी कहते हैं रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है, यानी बाजार में जो है रुई की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है कपास की, तो इस कारण से ये कह रहा है व्यापारी उसको जो है कि रुई जो है सस्ती बिक रही है। स्वप्ना फिर देखो क्या कहती है, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। स्वप्ना कह रही है कि मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, खाद बीज कीटनाशक मैंने बहुत सा इसमें इस्तेमाल किया, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मुझे अच्छा यहाँ पे दाम मिलेगा। तो आगे देखो, अब हम कपास के बारे में देखो चर्चा कर रहे हैं कि कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। ठीक है, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है। तीसरा, जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठे बनाती है। सही है, यानी कपास की जो मैंने आपसे चर्चा की थी कि रुई जो होती है ना मित्रों, उसमें जो कपास के बिनोले निकलते हैं, यानी उसके बीज निकलते हैं, उसको बिनोला कहते हैं। तो उससे जो है खल भी बनती है गायों के लिए। तो वह कह रहा है कि कपास बेचा मंडी में, व्यापारियों ने खरीदा, मिल यानी मिल मालिकों ने इसको खरीदा, उसमें से बीज निकाला, और फिर कह रहा है कि सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठे खरीद लेती है। जो मिलें होंगी वो सूत काटने के लिए कपास के गट्ठे खरीद लेगी, और फिर क्या कर रहा है, सूत काटने की मिलें उससे धागा बनाती है, और सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती है, यानी धागा बना करके उसको जो है धागे को सेल कर दिया जाता है, और फिर धागे से जो है मित्रों विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या करा है, नेक्स्ट कहता है कि व्यापारी क्या करा है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगा लो। यानी वो कह रहा है व्यापारी कि मैंने जो है अच्छी कीमत दी है आपको कपास की, इतनी तो आपको जो है अन्य कोई भी व्यापारी नहीं देगा। फिर स्वप्ना कहती है नाराज़ न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी, कुछ महीनों का गुजारा चल सके। ठीक है, अब देखो स्वप्ना को उसने जो है बहला फुसला दिया कि कपास जो है सस्ती बिक रही है, लेकिन क्या कहता है देखो, यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। यानी उसको भी पता है कि कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मेरी बिकेगी। ठीक है, यानी दाम उसका ज़्यादा, लेकिन व्यापारी ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए उसको जो है कम क्विंटल में, यानी कम रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसने जो है उसका भुगतान किया है। और इसी बात की तो जो मित्रों हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं, क्या कि जितने भी जो फेजेज होते हैं, यानी कपास की जो हमने 4-5 अभी बातें की थी कि कपास मंडी में बेची गई, फिर उसने जो है मालिकों ने उसको ख़रीदा, उसके से बिलोन यानी उसमें से बीज निकाले, फिर उसको जो है साफ़ किया, फिर उसके धागा बुना, और फिर धागा बना करके उसको बेचेंगे। तो सभी स्तरों पर, ठीक है, जितने भी जो ये इस तरह जितने भी जो लेवल हैं, जितने भी फेज हैं, तो क्या सभी स्तरों पर जितने भी व्यापारी हैं, क्या सभी को एक समान लाभ होता है?
ठीक है, या सभी को अलग अलग लाभ हो रहा है, या किसी को कम या किसी को ज़्यादा, क्या किसी को नुकसान भी हो रहा है क्या। तो इसी की तो हम जो इस लेसन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको पता है कि मेरी कपास अधिक भाव में बिकेगी, लेकिन क्या है कि वो कर्ज तले दबी हुई है और इस कारण से उसको जो है जितना व्यापारी पैसा देगा कपास का तो उसमें उसको जो है संतुष्टि करनी पड़ेगी। आगे देखो क्या कहता है कि व्यापारी गांव की शक्तिशाली आदमी है, यानी व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी हो या बच्चे की स्कूल की फीस हो। यानी जब भी किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है उधार की, तो वे जाते हैं महाजन के पास, महाजन सूदखोर के पास, व्यापारियों के पास, और उधार उनसे पैसा लेते हैं। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है कि जब किसानों को काम नहीं मिलता और उनकी आय भी नहीं होती, उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। यानी चारों ओर से किसान जो है मित्रों दबा हुआ है। ठीक है, यानी इधर से मित्रों फसल उसकी पैदावार अगर अच्छी नहीं हो तो उधर से वो मरा। ठीक है, अगर मान लीजिए बम्पर पैदावार हो जाए तो उसको जो कम दाम मिले, इधर से मित्रों वो ऋण के माध्यम से मरा हुआ है। ठीक है, इधर से वो अपना जीवन स्तर नहीं सुधार पा रहा। ठीक है, साथ ही साथ फिर मित्रों और भी हम इसके विभिन्न पक्षों को देखें। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके जो है उसको परिवार भी चलाना है। ठीक है, परिवार का पेट पालन करना है, इसके अलावा अपने बच्चों की शादी भी करनी है। ठीक है, शिक्षा का भी उसके जो है प्रबंधन करना है बच्चों के लिए। तो चारों ओर से वो दबा हुआ है और उधर से कर्जे की तरफ से वह और भी दबा हुआ है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि चारों ओर से वो जो है ऋण लेकर ही फिर आगे जो है जीवित रह सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आयु उस आय से बस थोड़ी ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। यानी अगर मान लो वो मजदूरी करती तब भी वह इतनी आई तो जो है लगभग कमा ही लेती और इतना उसको झंझट भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आगे देखो हम जरोड़ का एक कपड़ा बाजार की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी जो टेक्सटाइल मार्केट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इरोड़ की भी हम बात करेंगे। तो इरोड़ में एक दुकान है और इरोड़ में दुकान के माध्यम से हम क्या चर्चा करेंगे। देखो क्या कहता है कि ये कह रहा है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। इरोड़ का यानी बाजार की बात कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यानी एक मुख्य ये बाजार है और कई प्रकार के यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं। साथ ही साथ आसपास के जितने भी बुनकर होते हैं, यानी जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, तो उनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है वो भी यहाँ पे बिकने के लिए आता है। ठीक है, आगे कहता है कि बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारतीय शहर के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। यानी मित्रों एक बहुत ही मुख्य ये बाजार है, सीधी सी बात हमें यहाँ पे सिंपल सी बताई जा रही है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट कह रहा है बाजार के दिनों में आपको वे एक बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। यानी व्यापारी जिनको बुनकरों को जैसा कपड़ा बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं तो वे बुनकर ऐसा ही कपड़ा उनके लिए बना करके लाते हैं और वो उनको बेचते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं, बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे किया जाता है। यानी एक बुनकर को व्यापारी कैसे ऑर्डर देता है और कैसे कैसे जो है मित्रों कपड़ा बुना जाता है, तो उसकी हम जो है चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मित्रों पिक्चर के माध्यम से हम यहाँ पे जो है समझाया जा रहा है कि कपड़ा बुनेंगे तो कैसे बुना जाता है कपड़ा। तो आइए देखो इसको हम जो है अच्छी प्रकार से समझते हैं। ठीक है, पहला क्या करा है, देखो कहता है कि बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कौन सी मित्रों, यहाँ पे 3 पिक्चर से हमें बताई जा रही है। ये पहली है, ठीक है, कौन सी, ये पहली पिक्चर है, ये दूसरी है और ये तीसरी। तो ये जो है मित्रों व्यापारी की दुकान है। ठीक है, और यहाँ पे जो आसपास के कपड़ा बुनने वाली बुनकर हैं। ठीक है, तो चर्चा देखो करते हैं। क्या कहता है, कह रहा है फ्रेंड्स बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं। ठीक है, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। ठीक है, यानी जो बुनकर हैं तो वे बुनकर जो है अन्य लोगों से हमारे यहाँ पे सूत खरीदते हैं और उनसे जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी। यानी करगों के माध्यम से, ठीक है, वे कपड़ों को बुनते हैं। तो
घर के आसपास ही जो उन्होंने मित्रों ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ पे करगे लगा रखे हैं जिससे वे कपड़े बुनते हैं। और आगे कहते हैं कि इस तस्वीर से आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम यानी बिजली चालित करगे को देख सकते हैं। यानी दूसरी पिक्चर है, यानी ये जो पिक्चर है मित्रों, इसमें ये जो करगा है बिजली चालित एक करगा है। और आगे कहते हैं क्या कि बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर के 8 करगे होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ हों या तौलिए हों या शर्ट हो या औरतों की पोशाकों के कपड़े हों या चादरें इन करगों पर बनाई जाती है। ठीक है, यानी बुनकरों के बारे में हमसे बताया जा रहा है कि बुनकर जो होते हैं वो कैसे कपड़ा बुनते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स ये कहता है क्या कि बुनकर, ठीक है, बुनकर जो होते हैं तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास ले जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी ये हिसाब रखता है कि उनके कितना सूद दिया था और बुने हुए कपड़ों का भुगतान उन्हें कर देता है। यानी व्यापारी ने उनको जो है सूद दिया था और कितना सूद दिया, कितने कपड़े वो बुन करके लाए हैं, तो उस प्रकार से उसके यानी उस हिसाब से जो है उनको बुनकर जो होते हैं उनको वो बुनाई अपने कपड़ों की दे देता है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की कैसे कपड़े बुने जाते हैं, व्यापारी जो है किस प्रकार से उनको ऑर्डर देते हैं और कैसे जो मित्रों वो बुनकर व्यापारियों को कपड़ों की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो चर्चा करते हैं कि दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। यानी बुनकर जो घर पर तैयार करते हैं किसको, कपड़े को, तो दादन व्यवस्था की हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। ठीक है, बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ होते हैं। कैसे, बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, पहली चीज़ तो ये लाभ हुआ। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। सही है, यानी मार्केट भी उनको मिल गया। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। यानी उनका जो काम है मित्रों एक आसान हो गया। कैसे कि एक तो उनको सूत मिल गया, सूत खरीदने के लिए अलग से वहाँ पे जाना नहीं पड़ा। दूसरा कि उनको कपड़ा बेचने के लिए मार्केट भी मिल गया। आगे नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत मूल्य भी कम देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। यानी वही बात कौन सी जो हम चर्चा करते थे मित्रों, किसमें, जो हम इतिहास में, भारत के इतिहास में जो हम चर्चा करते हैं कि जो अंग्रेज जो होते थे, ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती थी, कौन सी, जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जमींदारी, रेतवाड़ी, माहलवाड़ी व्यवस्था, जिनके माध्यम से किसानों से जो है मित्रों अनुबंध करवा लिया जाता था। और एक जो इजारेदारी प्रथा भी आई थी, ठीक है, इस्तेमारी पर बंदोबस्त आया, तो उसके माध्यम से जो है जो हमारे जुलाई होते थे उनसे जो है बंदोबस्त करवा लिया। ठीक है, कि हम जो यानी उनको थोड़ा बहुत पैसा दे करके उनसे जो है जो हमारा जो संविदा यानी उनसे जो है एक ठेका करवा लिया जाता था और उसके माध्यम से फ्रेंड्स जो है उनको कम दाम दिया जाता था और बहुत सा उनसे जो है काम करवा लिया जाता था। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बुनकरों के पास और कोई चारा भी नहीं है कि वो किस प्रकार से जान सके कि उनका जो है कपड़ा सही कीमत पर बेचा जा रहा है या गलत कीमत पर बेचा जा रहा है या उनको कितना कम पैसा जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। सही है, कपड़ा बाजार में व्यापारी ये कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। यानी सीधी सी बात ये कह रहा है कि जो बुनकर हैं, ठीक है, उन बुनकरों को लाभ की प्राप्ति कम होती है, जबकि जो व्यापारी है कौन, जो बुनकरों से कपड़ा बुनवाते हैं तो उनको जो है मित्रों लाभ की प्राप्ति यहाँ पे अधिक होती है। सीधी सी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, सुनेगा कि बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करगे खरीदते हैं। एक करगे का मूल्य लगभग 20,000 रुपये होता है, इसलिए छोटे बुनकरों को भी 2 करगों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करगों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बुनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को एक दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य में द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। यानी मित्रों
आप समझिए क्या कि अगर मान लीजिए उसने 2 करघे भी खरीदे तो 40,000 रुपये के उसने करघे खरीदे, और ठीक है, और उसके जो बुनकर है उसका सारा परिवार लगा है, ठीक है, और सारा परिवार मित्रों 12 घंटे तक काम करता है। यानी मित्रों अगर हम माने कि एक परिवार में अगर 6 जने भी हैं तो 72 घंटे वो उनके काम के हो गए एक दिन के, और साथ ही साथ महीने में कितना रुपए कमा रहे हैं, वो बहुत ही कम, कितना 3500 रुपये, कितने लोग 6 जने मिल करके, तो कितनी सी आमदनी हुई है मित्रों, नगण्य, एक न के बराबर उनको आमदनी यहाँ पे उपलब्धता हो रही है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है कि व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यानी जो पुटिंग आउट सिस्टम है, कौन सी, जो पुटिंग आउट सिस्टम है मित्रों, दादन व्यवस्था, कह रहा है कि व्यापारी उनको कपड़ा दे देता है, सॉरी व्यापारी उनको कच्चा माल दे देता है और बुनकर क्या करता है कि उनको तैयार माल दे देता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। यानी कह रहा है कि भारत के जितने भी बहुत से उद्योग हैं तो यहाँ पे जो है मित्रों आज भी एक कपड़ा बुनाई की व्यवस्था विद्यमान है। और क्या कहता है देखो, यदि बुनकर सूत कह रहा है कि यदि बुनकर खुद सूत खरीद करके बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? बिल्कुल हो सकता है मित्रों। खुद अगर वे सूत खरीदेंगे और खुद अगर कपड़ा बुन करके बेचेंगे तो उनको ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ पे व्यापारी भी तो मित्रों अपना कमीशन खा रहा है। आगे कहता है कि क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़ बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है। अपने इलाके से जानकारी इकट्ठा कीजिए, ठीक है। और आगे कहता है कि अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में आपने सुना है, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में पता लगाओ कि किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं बुनकर जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके बारे में, ठीक है। यानी बुनकरों से संबंधित कितनी कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके बारे में देखो क्या कहता है। बुनकर सहकारी संस्थाएं, हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। यानी बुनकरों को जो है ज़्यादा लाभ हो और व्यापारियों पर, ठीक है, उनकी जो है निर्भरता, डिपेंडेंसी उनकी कम हो, तो उसके लिए जो मित्रों सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई। कहता है कि एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। सही बात है। कोऑपरेटिव यानी नाम है उसका सहकारिता, यानी सभी मिलकर के हम जो है काम करेंगे। तो बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होता है। सही बात है कि सहकारी का यानी जो कोऑपरेटिव का जो हमारा मॉडल है उसके माध्यम से मित्रों जो बुनकर हैं तो उन बुनकरों को जो है अपने माल की प्राप्ति, यानी वे जो माल सेल करते हैं तो उसमें माल की सेलिंग होने पर उनको अच्छी कीमत उनकी मिलती है। और जो हमारे जो ये व्यापारी हैं तो इन व्यापारियों पर उनकी जो डिपेंडेंसी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है देखो सुनिएगा। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोऑप्टेक्स, क्या मित्रों, जो हमारे ये जो हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है कि सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदती है और कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद ऐसी दुकानें देखी होगी। यानी मित्रों सहकारी जो संस्थाएं हैं कौन सी, कपड़ा से संबंधित, तो उनसे जो है मित्रों सरकार भी उनको मदद करती है और सरकार उनसे जो है कपड़े खरीदती है स्कूलों के लिए, गणवेश, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, यानी गवर्नमेंट जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उनके लिए, और इसके माध्यम से उनको जो है अच्छी जो कीमत है कपड़ों की तो वो उनको प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखो दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का एक कारखाने की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कपड़े बेचने का, निर्यात करने का कारखाना। तो क्या कहता है देखो, ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाई वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। यानी क्या कहता है, ईरोड का एक व्यापारी है और वो क्या करता है कि दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र जो है निर्यात करने वाले कारखाने को क्या बेचता है, वो अपने यहाँ बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा बेचता है, ठीक है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है, यानी कपड़ों से फिर यहाँ पे कमीजें बनती है और कमीज फिर जो है देश विदेश यानी विदेशों में वो जाती है, यानी विदेशों में उनको बेचा जाता है,
क्लियर है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टार्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। यानी मित्रों क्या कहते हैं, वो विभिन्न प्रकार की शर्त लगाते हैं क्या, कि जो है हम जो है माल का जो है आपको कम मूल्य देंगे, ठीक है, मूल्य आप हम जो है उसको आपको माल का कम देंगे, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता होगी, ठीक है, कपड़े की जो गुणवत्ता होगी वो हाई लेवल की होगी। साथ ही साथ समय पर आप जो है हमारे को माल डिलीवर करोगे। यानी एक सशर्त उन्हें सशर्त यानी उन्हें जो है शर्त लगा दी है, ठीक है। और आगे देखो क्या कहता है, आगे फ्रेंड्स ये कहता है क्या कि सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर माल देने में जरा भी विलंब हो जाए तो सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और कहता है कि ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके बहुत ही कम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। यानी मित्रों सीधी सी बात यह कह रहा है कि मजदूरी भी जो उनको कम दी जा रही है, लेकिन काम उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है और डबल मुनाफा जो है वो व्यापारी यहाँ पे कमा रहे हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अब हम चर्चा कर रहे हैं एक फैक्ट्री की, और क्या कहता है कि इम्पैक्ट्स गवर्नमेंट फैक्ट्री में 70 काम करने वाले कारीगर हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं भी हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम अधिकतम जो है वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटना हो या बटन टाकने या इस्त्री करने आदि काम के लिए रखा जाता है। इन कामों के लिए बहुत ही उनको कम मजदूरी दी जाती है। यानी मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी किसको दी जा रही है, एक वेतन को, सॉरी एक दर्जी को दी जा रही है। और महिलाएं जो है उनको छोटे मोटे काम जैसे बटन लगाना है या प्रेस करनी है, इस्त्री करनी है, तो उनको बहुत ही कम पैसा यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर है। अब देखो यूएसए में एक कमीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी यूएसए में वह कमीज़ कौन सा, जो कमीज़ के माध्यम से जो हमारा शीर्षक था तो उसको हम समझने वाले हैं। क्या कहता है देखो, यूएसए के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई है। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज़ $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या कि कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें कितने रुपए में हिसाब से खरीदी है। यानी एक क्रियाकलाप है और 7th क्लास के बच्चों के माध्यम से इस क्रियाकलाप को समझाया जा रहा है। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है कि वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति की कमीज के हिसाब से कमीज बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का 25 रुपये खर्चा। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाली लाभ की गणना कर सकते हैं। और आगे देखो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं, यानी बाजार में जो प्रॉफिट कमाते हैं तो वे प्रॉफिट कमाने वाले कौन हैं, तो उसकी हम जो है अब चर्चा करने जा रहे हैं। कहता है कि बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग थी। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने में खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया है। क्या आप इस तालिका में उनको दर्शा सकते हैं। यानी वही जिस प्रश्न की मैंने शुरुआत में ही आपसे चर्चा की थी कि क्या सभी को लाभ समान होगा, किसी को लाभ होगा या किसी को नुकसान भी होगा, तो उसी की हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे थे। अब देखो बाजार और समानता के बारे में हमसे चर्चा करने जा रहा है। क्या कहता है कि विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको जो माल का ऑर्डर मिला और सस्ते माल के ऑर्डर मिले, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी बेहतरीन थी और सशर्त जो है मित्रों उन्होंने माल खरीदा है तो लाभ उनको अधिक हुआ है। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। यानी मित्रों विदेशी जो व्यवसायी हैं उनको ज़्यादा लाभ इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने यहाँ से सस्ते में वस्त्र खरीदे और महंगे महंगे दामों में जो उन्हें
उन्होंने अपने विदेश में उन वस्त्रों को बेचा है। और आगे कहता है कि इस प्रकार हमने देखा कपास उगाने वाले छोटे किसान और यूरोप के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उनको उनका जो उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में अधिक कमाई उनकी, यानी बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। सीधी सी बात, यानी मित्रों जो क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सभी को लाभ हुआ है, तो बिल्कुल सभी को लाभ तो हुआ है, लेकिन सभी को समान लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने आप को दूसरों से बराबर, यानी अपने आप को वे दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे, यानी अगर वे पर्याप्त जो उनको आमदनी नहीं मिलेंगी तो वे अपने आप को जो है दूसरों के बराबर नहीं समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे। जो मित्रों हम देख रहे हैं रेडीमेड वस्त्र की दुकान है, तो कहता है कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने कितने अलग लोगों का प्रयास लगा रहता है, यानी कितने लोग मिलकर के मित्रों रेडीमेड वस्त्रों को बनाते हैं और उनको जो हम बाज़ार से खरीदते हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं, देखो क्या कहता है। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने की अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बना हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। क्या करा मित्रों, जिनके पास धन धान्य ज़्यादा है, ठीक है, धनाढ्य है, वे जो वर्ग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अकूधन संपत्ति के मालिक हैं, तो उनको जो मित्रों ज़्यादा लाभ होता है, किसका, कमाई का, ज़्यादा उनकी आमदनी होती है। वे लोग जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी दुकानें और बहुत बड़ी ज़मीनें हैं। गरीबों को उनके चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर रहने के लिए, ठीक है, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए भी निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में क्या करें कि इस निर्भरता के कारण मित्रों, इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण भी होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाए, कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ किया। नहीं मित्रों, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए फिर लोगों के हितों का अगर हनन होता है, उनको अगर मान लीजिए उनका शोषण होता है, किनका, अगर किसानों का, छोटे बुनकरों का, तो उनको फिर क्या करना चाहिए कि अपनी जो शोषण के विरुद्ध उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और वे ऐसी संस्थाएं बना लें कि जैसा हमने जो है अभी एग्जाम्पल भी लिया था, तो अपनी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं वे बनाएं और उसके माध्यम से जो है एक बल्क में, ठीक है, देश विदेश में जो अपने सामानों को बेचे, तो उनको जो अच्छी आमदनी वहाँ पे फिर होगी और उनकी जो आमदनी में वृद्धि भी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने जो एक कमीज के माध्यम से आज जो है जाना कि एक कमीज जब बनता है या कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो क्या सभी लोगों को, सभी जितने भी उसमें जो है काम करने वाले, चाहे किसान हो या मजदूर हो या बड़े व्यवसायी वर्ग हो, तो क्या सभी को समान लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में आज हमने डिटेल से डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स आज का लेसन आपको कैसा लगा, ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मित्रों वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मित्रों आपको वीडियो को शेयर करना है और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक करना है ताकि मेरी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स भारत की राज्य व्यवस्था की, यानी भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। ठीक है, जरूर से आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, चाहे मूलाधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हो, संसद हो, ठीक है, संविधान का निर्माण हो, संविधान के मूल विशेषताओं की बात कर लें या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, विभिन्न प्रकार के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उन सभी के बारे में आपसे डिटेल से वहाँ डिस्कशन किया थी है। तो जरूर से आप मेरे वीडियोज़ को देख लीजिए और देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक ले हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।